वेलकम टू मैडजियो क्लासेस। आज हम लोग ज्योग्राफी का सेकंड जो है चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया हम लोग पढ़ रहे हैं। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का सेकंड चैप्टर जो है वो है फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, भारत का भौतिक विभाजन। भौतिक विभाजन के मतलब क्या होता है? भौतिक रूप से, फिजिकल फॉर्म में। भौतिक रूप मतलब जो चीज दिखती है, देखने की चीजों को जो है आपके एक तरह से, जिस तरह से जो चीजें आपको नजर आती हैं, जैसे पर्वत है, पठार है, मैदान है, हम लोग बोलते हैं माउंटेन, प्लेट्यू, हिल्स, प्लेन। तो ये जो देखने से जो है आपको नजर आती हैं डिफरेंट चीजें, इस आधार पर अगर हम डिवीजन करें तो इसी को हम भौतिक विभाजन कहते हैं। तो फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया में हमें यह देखना है कि इंडिया में कौन कौन से ऐसे जो है आपके रीजन हैं जिनको हम भौतिक आधार पर विभाजित कर सकते हैं। तो इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहां पर बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन है, और शायद वर्ल्ड में अगर हम देखें तो वर्ल्ड में एकमात्र इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहां पर सबसे ज्यादा विविधता, डाइवर्सिटी पाई जाती है। किस चीज की डाइवर्सिटी? हर एक चीज की। जब लैंडफॉर्म्स अलग अलग हैं, सॉइल्स अलग अलग हैं, क्लाइमेटिकल कंडीशन अलग अलग हैं, क्लाइमेटिकल कंडीशन अलग होने से आपके पेड़ पौधे अलग हैं, पेड़ पौधे अलग होने से एनिमल्स अलग हैं। तो इंडिया डाइवर्सिफाइड है हर फील्ड में, चाहे वो फिजिकल डिवीजन हो। इंडिया में सभी फिजिकल डिविजन्स पाए जाते हैं, चाहे वो माउंटेन्स है वो भी पाया जाता है, हिल भी पाया जाता है, प्लेट्यू भी पाया जाता है, प्लेन भी पाया जाता है, कोस्टल रीजन भी पाया जाता है, आइलैंड भी पाया जाता है, डेजर्ट्स भी पाए जाते हैं। तो अब जितने भी आपके एक तरह से स्थलीय क्षेत्र पर जितने भी आपके भौतिक चीजें हो सकती हैं वो सब मौजूद है इंडिया में। उसी तरह से इंडिया में क्योंकि क्लाइमेटिकल कंडीशन भी वेरी करती है, तो क्लाइमेटिकल कंडीशन में इंडिया में क्या है, इंडिया में हर तरह की जलवायु भी मिलती है। विश्वतरेखीय जलवायु दक्षिण भारत के क्षेत्र में, उष्णकटिबंधीय जलवायु ट्रॉपिकल क्लाइमेट वो भारत के अधिकांश क्षेत्र में, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु भारत के जो है आपके पहाड़ियों क्षेत्रों में, और जो है ध्रुवीय जलवायु पोलर रीजन भी मिलती है जो कि आपके हिमालय के रीजन में आपको मिलती है। तो इस तरह से अगर वर्ल्ड की जितना क्लाइमेट है वो भी देखेंगे तो वो भी इंडिया में मौजूद है। तो जब क्लाइमेट वर्ल्ड के सारे मौजूद हैं तो वर्ल्ड की सारी वनस्पतियां इंडिया में होंगी, इसलिए वर्ल्ड में जितने भी वृक्ष हो सकते हैं वो सब इंडिया में मौजूद हैं। तो इसलिए जो है सारी जो है वनस्पतियों में विविधता पाई जाती है। वनस्पतियों पर डिपेंडेंट होते हैं एनिमल्स, और जितने भी एनिमल्स जो होते हैं वो क्योंकि आपके इन प्लांट्स पर डिपेंड कर रहे हैं, क्लाइमेट पर डिपेंड कर रहे हैं, तो आपको हर वैरायटी के एनिमल्स भी यहां पर मिलेंगे। तो डाइवर्सिफिकेशन इंडिया में बहुत ज्यादा है। बेसिकली हम लोग आज जो स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर, उसमें डाइवर्सिफिकेशन किसका पढ़ना है हमें? भौतिक चीजों का, या भौतिक जो है आपकी स्थलाकृति का, लैंडफॉर्म का। तो सिर्फ लैंडफॉर्म का हम डाइवर्सिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं, और डाइवर्सिटी के आधार पर इंडिया को अगर हम डिवाइड करें तो हम 4 मेजर पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अब डिवीजन करने से पहले, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे होंगे जो बार बार आएंगे, उनको क्लियर करना बहुत जरूरी है। जैसे बार बार आएगा माउंटेन, तो माउंटेन क्या है ये आपको समझना है। माउंटेन सीरीज क्या है वो समझना है। माउंटेन रेंजेस किसको कहा जाता है वो समझना है। तो ये जो है आपके अलग अलग चीजें हैं। तो जैसे हिमालय, हिमालय में जो आपके पर्वत है, पर्वत श्रेणी भी है, पर्वत श्रृंखला भी है, माउंटेन जो है सीरीज भी है, माउंटेन रेंजेस भी है। तो इन सब में आपके अंतर है। क्या अंतर है, इसी चीजों को हम लोग पहले समझ लें। फिर हिल्स की बात आएगी, कहीं कहीं माउंटेन हम कह रहे हैं, कहीं हिल कह रहे हैं, दोनों में फर्क क्या है ये भी समझना पड़ेगा। फिर इसी तरह से प्लेट्यू, प्लेट्यू क्या है, पठार, उसके बारे में समझना पड़ेगा। मैदान किसको कहेंगे उसको पहले समझ लें। तो पहले हम लोग डेफिनेशन को डिफाइन कर लें। जब ये सारी चीजें डिफाइन हो जाएंगी तो हम लोग को पढ़ना बहुत आसान होगा। तो इंडिया एक ऐसा रीजन है जिसमें अगर आप देखें तो इंडिया के मोस्ट ऑफ द पोर्शन में अगर हम देखें तो प्लेन पाया जाता है। इंडिया के 43% रीजन में अगर देखें तो वो आपके मैदानी क्षेत्र है। मैदान कैसे बनता है? नदियों से। नदी जो पर्वतीय क्षेत्र से निकल करके आती है और जो है आपके एक तरह से लोलैंड
जो निम्न भूमि होती है वहां बहती है, और उसी के बहने से जो है आपके मैदान का निर्माण होता है, प्लेन्स जो है आपके निर्मित होते हैं। तो जितने प्लेन्स निर्मित होते हैं वो कैसे होते हैं? नदियों की वजह से। तो नदियां जो है आपके प्लेन्स बनाती हैं। तो इंडिया का 43% पार्ट जो है आपके एक तरह से क्या है, ये कवर्ड है आपके प्लेन रीजन से। फिर माउंटेनियस रीजन अगर हम कहें तो उसमें 29% रीजन आता है। अब माउंटेनियस रीजन में दो पार्ट होते हैं, माउंटेन्स होते हैं और हिल्स होते हैं। इंडिया में 10.5% रीजन पर माउंटेन्स हैं और 18.5% रीजन पर हिल्स हैं। और ये दोनों क्या होते हैं, माउंटेन्स और हिल्स दोनों किस में आते हैं? माउंटेनियस रीजन में आते हैं, पर्वतीय क्षेत्र में आते हैं। तो पर्वतीय क्षेत्र में आपके पर्वत भी होंगे, पहाड़ी भी होगी। तो पर्वत भी कहेंगे, पहाड़ी भी कहेंगे। तो ये क्या हो जाता है? पर्वतीय क्षेत्र। तो पर्वतीय क्षेत्र इंडिया में कितना है? 29%, जिसमें से पर्वत कितने हैं? 10.5%। जो पहाड़ी है वो कितनी है? 18.5%। और प्लेट्यू जो है ये कितना है? ये आपके पठार जिसको हम लोग कहते हैं वो आपके लगभग 28% जो है आपके ये पाया जाता है। तो अगर हम ये कहें इंडिया को अगर हम लोग डिफाइन करें तो इंडिया में लगभग सारी चीजें मौजूद हैं, हर तरह की चीज जो है आपके एक तरह से मिलती है। और इसको अगर हम डिवाइड करें तो बहुत सारी चीजें जो है आपके हम लोगों को क्लियर होती जाएंगी। पहले हम माउंटेन्स को डिफाइन करने जा रहे हैं। माउंटेन होता क्या है? हम लोग नॉर्मली ये समझते हैं कि अब दिमाग में क्या आता है, माउंटेन जैसे ये आपके उठा हुआ चीज, इसको हम माउंटेन कहेंगे। ये माउंटेन नहीं है, ये माउंटेन पीक है, ये पर्वत चोटी है, ये पर्वत नहीं है। किसी रीजन में जब ढेर सारी चोटियां होती हैं, ये ढेर सारी चोटियां हो गई, ढेर सारी पीक्स हो गई, अब इनको कहा जा रहा है पीक्स। ये पीक्स जो है डिसाइड करती हैं कि ये पूरा का पूरा जो रीजन है ये माउंटेन्स होगा या हिल्स होगा। कैसे? अब कुछ चोटियां ऐसी होंगी जो बहुत ऊंची होंगी, कुछ चोटियां ऐसी होंगी जो छोटी होंगी, कम ऊंचाई की होंगी। तो होता क्या है कि यहां पर जब डिवीजन करते हैं तो डिवीजन किस आधार पर किया जाता है या कैसे किया जाता है? अब कहीं पर जब जहां पर ऊंची चोटियां ज्यादा होती हैं तो वहां पर इस पर्वत में क्या है? ढेर सारी चोटियां आएंगी। पर्वत एक नहीं है, ये एक जो होता है ये होता है पर्वत चोटी, माउंटेन पीक। ढेर सारी माउंटेन पीक्स के कलेक्शन को माउंटेन्स कहते हैं, ये माउंटेन है। तो अब जैसे माउंटेन की बात कर रहे हैं तो उसमें ढेर सारी चोटियां आएंगी। अब इन चोटियों में, इन पीक्स में अगर बड़ी ऊंची चोटियां ज्यादा हैं तो इसकी औसत ऊंचाई, क्योंकि किसी भी पर्वत की क्या हम लोग ऊंचाई जब देखते हैं तो माउंटेन पीक की तो एक फिक्स ऊंचाई होती है क्योंकि एक ही है, लेकिन माउंटेन्स की एवरेज हाइट होती है, हाइट नहीं होती, एवरेज हाइट बोला जाता है। एवरेज हाइट ऑफ दिस माउंटेन इज दिस। तो एवरेज हाइट क्यों कहते हैं? क्योंकि कुछ चोटियों की ऊंचाई ज्यादा, कुछ चोटियों की कम। और जहां पर अगर मान लीजिए ऊंची चोटियां ज्यादा है, ज्यादा ऊंची चोटियां हैं और छोटी छोटी चोटियां कम है, तो उसकी औसतन ऊंचाई क्या हो जाएगी? ज्यादा होगी। एक रीजन ऐसा देख लिया कि जहां पर छोटी छोटी चोटियां ज्यादा हैं और ऊंची चोटियां कम है, वहां पर औसत ऊंचाई कम पाई जाएगी। जब छोटी चोटियों की अधिकता हो जाती है, जो लोअर पीक्स ज्यादा होती हैं, हायर पीक्स कम होती हैं, तो ऐसे कंडीशन में एवरेज हाइट घट जाती है। और जब एवरेज हाइट 1200 मीटर से कम होती है, लेस देन 1200 मीटर, तो इस पूरे पर्वतीय क्षेत्र को क्या कहेंगे? तो इसका नाम हो जाता है हिल्स, पहाड़ी। तो वो पहाड़ियां हो जाती हैं। तो पहाड़ी के मतलब क्या हुआ? ढेर सारी चोटियां। तो ये आपके चोटियों को कहा जाता है। तो चोटियों का जो कलेक्शन होता है, कलेक्शन ऑफ पीक्स जो होता है, उसी को हम माउंटेन्स भी कहते हैं, उसी को हिल्स भी कहते हैं। अब ऐसी जो है आपकी चोटियां जिनकी ऊंचाई ज्यादा है, ज्यादा होने का मतलब इनकी औसतन ऊंचाई अगर 1200 मीटर से अधिक है तो इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें माउंटेन्स कहा जाता है। तब हम इन्हीं चोटियों को क्या कहने लगेंगे? हम कहने लगेंगे माउंटेन्स, पर्वत हो गए। तो ये आपको क्लियर हो रहा होगा कि एक पर्वत में, एक पर्वत के मतलब एक चोटी नहीं होती,
जिसको हम एक पर्वत का नाम देते हैं। माइंड में जब पर्वत की बात आती है तो हम लोग ऐसे बना देते हैं, एक पर्वत हो गया। ये पर्वत नहीं है, ये पर्वत की चोटी है, माउंटेन पीक। और कई माउंटेन पीक्स मिल करके जो पूरा रीजन होता है, उस पूरे रीजन को हम कहते हैं माउंटेन। तो माउंटेनियस रीजन हो जाता है पूरा। और ये माउंटेनियस रीजन या हिली रीजन, माउंटेन क्या है? एक रीजन है। हिल क्या है? एक रीजन है। ये समझिए, तो एक माउंटेन एक रीजन है जिसमें ढेर सारी पीक्स हैं। और जब एवरेज हाइट जो है 1200 मीटर से ज्यादा होगी तो हम लोग क्या कहेंगे? उसको माउंटेनियस रीजन कहेंगे, माउंटेन्स कहेंगे उसको। और जब 1200 मीटर से कम होगी तो उसको हिली रीजन बोलेंगे, हम लोग हिल्स कहने लगते हैं। अब यहीं पर आती है कि आपके, ये तो आपके माउंटेन्स की बात हो गई। अब आपको क्लियर हो गया होगा माउंटेन पीक्स और माउंटेन। माउंटेन और हिल क्या है, फिर समझ आ क्लियर कर लीजिए। माउंटेन क्या है? एक रीजन का नाम है, किसी चोटी का नाम नहीं है। एक बड़े रीजन का नाम है जिसमें ढेर सारी चोटियां हैं। तो एक बड़ा रीजन जिसमें ढेर सारी चोटियां मौजूद हैं, ढेर सारी पीक्स मौजूद हैं, इसको क्या कहा जाएगा? इसको या तो कहेंगे पर्वतीय क्षेत्र, इसको कहेंगे या तो पहाड़ी क्षेत्र। तो एक जो आपके एक तरह से हमने कहा पर्वत बनाइए, तो पर्वत आपने ऐसे बना दिया, ये पर्वत नहीं है। ये क्या है? ये पर्वत की चोटी हो सकती, पीक, जब एक की बात हम करते हैं। और किसी रीजन में जब इस तरह की ढेर सारी पीक्स हो जाएंगी तो ये क्या हो गया? ये माउंटेन हो गया। क्योंकि माउंटेन क्या होता है? एक पर्टिकुलर सिंगल पीक नहीं होती, वो कलेक्शन ऑफ पीक होती है। और वो माउंटेन जो होते हैं वो क्या होते हैं? एक रीजन के फॉर्म में होते हैं। इसीलिए माउंटेन को सिर्फ माउंटेन्स नहीं कहा जाता, माउंटेनियस रीजन बोला जाता है, हिली रीजन बोला जाता है। तो हिली रीजन क्यों कहा जा रहा है? हिल्स जो आपके हैं उसमें ढेर सारी पीक्स होंगी। और जब यही एवरेज हाइट 1200 मीटर से ज्यादा है तब क्या हो जाएगा? माउंटेन्स। 1200 मीटर से कम तो आपके हिल्स हो गई। तो ये आपके एक तरह से पहले डिफाइन की जाती है। अब देखिए एक और इंपॉर्टेंट चीज ये समझ लीजिए, एक होता है पर्वत श्रेणी, माउंटेन चेन, माउंटेन सीरीज। तो माउंटेन सीरीज कैसे होती है? माउंटेन सीरीज अगर हम देखें तो ये जब चोटियां, पीक्स एक सीरीज में चलती चली जाती हैं, एक लीनियर फॉर्म में चलती चली जाती हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? ये आपके एक तरह से माउंटेन सीरीज हो जाती है। तो ये क्या है? ये माउंटेन सीरीज कैसे बनेगी? माउंटेन रेंजेस से। तो माउंटेन रेंजेस मतलब ये क्या होती है? जैसे मिडिल हिमालयाज, फिर आपके क्या है? ये ग्रेट हिमालयाज, ये आपके हो गया। उसी तरह शिवालिक पहाड़ियां, शिवालिक हिल्स। तो तीन तीन जो है आपके श्रेणी जा रही है, एक ये श्रेणी, एक ये श्रेणी, एक ये श्रेणी, मिलकर के क्या बना रहे हैं? श्रृंखला। तो हिमालयन माउंटेन रेंजेस, जब हम रेंजेस वर्ड ले आएंगे तो उसमें कई सीरीज आ जाएंगी। और सीरीज किसको कहा जा रहा है? जब किसी पर्वत में ढेर सारी चोटियां एक लीनियर फॉर्म में होंगी तो उनको हम सीरीज का नाम देते हैं। तो माउंटेन सीरीज किसको कहा जा रहा है? जब ढेर सारी चोटियां, पीक्स एक लीनियर फॉर्म में स्थित होती हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? आपके माउंटेन सीरीज। और कई माउंटेन सीरीज अगर पैरेलल है में है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? पर्वत श्रृंखला, माउंटेन रेंजेस। तो हिमालय क्या है? हिमालय माउंटेन रेंजेस है। माउंटेन रेंजेस क्यों है? क्योंकि उसके अंदर तीन सीरीज पाई जाती है। कौन सी तीन सीरीज? महान हिमालय, ग्रेटर हिमालयाज, मध्य हिमालय जो है मिडिल हिमालयाज, या इसी को लघु हिमालय भी कहते हैं। और ये जो आपके तीसरी चोटी होती है इसे कहा जाता है आपके शिवालिक हिल्स। तो ये तीन श्रेणियों से मिलकर के बनी पूरी हिमालय पर्वत श्रृंखला होती है। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला के नाम से जानी जाती है। जो इस तरह से आप देखेंगे तो जो माउंटेन्स है, माउंटेन्स के साथ बहुत सारी चीजें। तो एक पीक कभी माउंटेन नहीं बनाती। किसी एक माउंटेनियस रीजन में ढेर सारी पीक्स होती हैं और कलेक्शन ऑफ पीक्स को हम लोग माउंटेन कहते हैं। वो जहां पर ऊंची ऊंची चोटियां ज्यादा होंगी वहां पर एवरेज हाइट ज्यादा होगी, और जिसकी एवरेज हाइट 1200 मीटर से ऊंची होती है वो पर्वत हो जाते हैं। जिनकी औसतन ऊंचाई, एवरेज हाइट
1200 मीटर से कम होती है वो सब क्या हो जाती है, हिल्स हो जाती है। तो ये जो है आपके एक तरह से कॉन्सेप्ट होता है माउंटेन्स और हिल्स का। अब बात आती है प्लेट्यू। प्लेट्यू क्या है? जब कोई ऐसा स्थलीय भाग, एक ऐसा लैंडफॉर्म जो आसपास के रीजन से काफी ऊंचा हो, आसपास के रीजन से काफी ऊंचा हो, लेकिन इसका ऊपरी सतह पृथ्वी की सतह के पैरेलल हो। अगर ऊपरी सतह पृथ्वी की सतह के पैरेलल है तो ऐसी कंडीशन में जो है आपके एक तरह से इसको क्या कहा जाएगा, पठार, प्लेट्यू। तो प्लेट्यू के लिए क्या कंडीशन है, आसपास का रीजन लो लैंड होना चाहिए। पहला कंडीशन ये हो गया, ये लो लैंड है, ये लो लैंड है। दूसरी कंडीशन कि इसकी जो है कंपैरेटिवली कुछ हाइट होनी चाहिए, और ये हाइट मोर देन 300 मीटर होना चाहिए फ्रॉम सी लेवल। तो सी लेवल से 300 मीटर हाइट से ऊपर होना चाहिए। अब ये कहां तक हाइट हो सकती है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। ये माउंटेन से भी ऊपर हो सकता है। बस माउंटेन और प्लेट्यू में फर्क क्या है? माउंटेन और प्लेट्यू में फर्क यह है कि माउंटेन्स की जो पीक होती है उसमें हमेशा ढाल मिलती है, स्लोप मिलता है, और अंततः क्या होती है, एक जो है आपके एक तरह से शीर्ष बिंदु होता है। शीर्ष बिंदु को क्या कहा जाता है, एपेक्स, टॉपमोस्ट पॉइंट। तो टॉपमोस्ट पॉइंट को क्या कहा जाता है, एपेक्स। तो ये एपेक्स होता है। लेकिन प्लेट्यू में कभी एपेक्स नहीं होता। प्लेट्यू का ऊपर का रीजन हमेशा पैरेलल टू द सरफेस ऑफ द अर्थ होगा, सपाट होगा। तो ये सपाट होना चाहिए, हाइट चाहे जितनी हो। ऑन एन एवरेज प्लेट्यू की हाइट लगभग 600 मीटर तक ऑन एन एवरेज पाई जाती है, लेकिन इसकी कोई लिमिट नहीं है। जैसे टिबेटियन प्लेट्यू है, इंडिया के उत्तर में तिब्बत का पठार। टिबेटियन प्लेट्यू जो है ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्लेट्यू है और ऊंचाई बहुत ज्यादा है, इवन कई पर्वतों से ज्यादा ऊंचा है। तो इसलिए इसकी हाइट कोई जो है आपके एक तरह से मैटर नहीं करती, लेकिन बस ये है कि इसके आसपास का रीजन लो लैंड होना चाहिए, नीचा भाग होना चाहिए। नीचे भाग के मतलब आसपास का रीजन या तो जो है आपके कोस्टल रीजन हो, या फिर मैदान हो, प्लेन हो, और ये ऊंचा भाग हो, और ये इसका ऊपरी भाग जो है आपके समतल हो। तो यहां पर क्या है, पर्वतीय क्षेत्र में या पर्वतीय चोटियों में हमेशा जो है स्लोप मिलता जाता है, अंत तक स्लोप मिलता जाता है, और एक शीर्ष बिंदु आता है, टॉपमोस्ट पॉइंट। जबकि इसमें शीर्ष बिंदु नहीं होता। आप ढाल बढ़ती ऊपर चलते चले जाएंगे, ढाल मिलती जाएगी, लेकिन एक स्टेज ऐसी आएगी ढाल खत्म हो जाएगी, प्लेन हो गया। जब प्लेन हो गया इसका मतलब कोई ढाल नहीं, कोई शीर्ष नहीं, कोई शीर्ष बिंदु नहीं होता। जब शीर्ष बिंदु नहीं है तो ऐसे कंडीशन में ये क्या कहलाएगा, ये प्लेट्यू कहलाता है। तो इसको हम पठार या प्लेट्यू के नाम से जानते हैं। तो इसलिए इंडिया को अगर देखें तो इस इंडिया में 28% क्षेत्र पर पठार पाए जाते हैं, प्लेट्यू पाए जाते हैं। तो इसका मतलब 43% रीजन पे क्या है, आपके प्लेन रीजन, जो सबसे बड़े क्षेत्र में पाए जाते हैं। फिर दूसरा बड़ा रीजन माउंटेनियस रीजन। तो माउंटेनियस रीजन में क्या होते हैं, माउंटेन्स और हिल्स दोनों आते हैं। तो 29% क्षेत्र पे माउंटेनियस रीजन इंडिया में है। इंडिया का 29% क्षेत्र माउंटेनियस रीजन से घिरा हुआ है, जिसमें से 10.5% क्षेत्र जो है वो आपके माउंटेन्स कवर किए हुए हैं, और 18.5% क्षेत्र जो है आपके हिल्स कवर किए हुए हैं। और बचा 28% जो रिमेनिंग है, 28% रीजन जो है आपके कवर्ड अप है प्लेट्यू से। तो ये प्लेट्यू हो जाते हैं जो कि पाए जाते हैं। अब बात आती है प्लेन की। प्लेन को कैसे हम डिफाइन करें? अब जैसे इसके लिए तो आपके हाइट कोई मैटर नहीं करती। माउंटेन और हिल के लिए हमने एवरेज हाइट बता दिया आपको। मैदानी क्षेत्र क्या होते हैं, बहुत लो लैंड होते हैं, जो कि आसपास के रीजन में अगर हम देखें तो आसपास के रीजन में इसके तुलना में ज्यादा ऊंचे पार्ट होंगे। अब वो चाहे पठार हो सकते हैं चाहे पर्वत हो सकते हैं। इनकी ऊंचाई लेकिन कंपैरेटिवली 300 मीटर से ज्यादा नहीं हो सकती। तो समुद्र तल से 300 मीटर से कम ही होती है। तो कहीं पर मैदानी क्षेत्र की ऊंचाई 40 ही मीटर होती है, कहीं 20 मीटर, कहीं 50 मीटर फ्रॉम सी लेवल की बात कर रहे हैं। कहीं पर 100 मीटर, कहीं 150 मीटर, कहीं 200 मीटर, मैक्सिमम 300 मीटर तक हो सकती है। तो ये जो है आपके तभी ये प्लेन कहलाते हैं। तो ये प्लेन रीजन कहलाते हैं। लेकिन अब 300 मीटर अगर हो गए
तो ये भी पठार कहलाने लगेंगे, क्योंकि जैसे मैदान सपाट होता है वैसे ही तो पठार भी जो है आपके सपाट होता है। इसके मतलब 300 मीटर लिमिट बन गई पठार और मैदान की। तो 300 मीटर से ऊंचा अगर हो गया औसत हाइट तो क्या हो गया, प्लेट्यू। और प्लेट्यू का एक कंडीशन क्या है, ऊपर का सतह सपाट होना चाहिए। और जबकि मैदान भी सपाट होता है, लेकिन मैदान की जो आपके औसतन ऊंचाई है वो मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, 300 मीटर तक होनी चाहिए। इसका मतलब विदिन 300 मीटर जो है आपकी इसकी एवरेज हाइट होगी। तो एवरेज हाइट इसकी कंपैरेटिवली कम पाई जाती है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये आपके इंडिया का के रीजन का डिफरेंट डिवीजन हो जाता है जो हम लोग यहां पर पढ़ते हैं। अब इंडिया के किस किस रीजन में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं अगर हम डिफाइन करें तो मेनली ये जो पूरा रीजन है ये क्या है, माउंटेनियस रीजन, इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट पोर्शन और नॉर्थ ईस्ट पोर्शन। फिर इसी के नीचे ये पूरा रीजन जो है ये आपका मैदान है, ये पूरा प्लेन रीजन है, मैदान। फिर ये जो पूरा रीजन होता है बीच में ये क्या हो जाता है, ये पूरा प्लेट्यू है, ये पठारी क्षेत्र है। फिर इस पठारी क्षेत्र में यहां पर आपके तटीय क्षेत्र आपके ये और ये पूरे तटीय क्षेत्र पाए जाते हैं, ये कोस्टल रीजन है। इसी में डेजर्ट भी है, ये डेजर्टेड रीजन है जो कि राजस्थान के क्षेत्र में पाया जाता है। और फिर आइलैंड्स हैं। इस तरह से अगर हम देखें तो इंडिया को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला पार्ट क्या है, हिमालय पर्वत श्रृंखला, इसका मतलब माउंटेनियस रीजन। दूसरा क्या है, मैदानी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र हो गया। फिर पठारी क्षेत्र, इसके मतलब ये मैदान क्या है, ये सबसे नीचा है, इसके ऊंचा, इसके उत्तर में जाएंगे तो पर्वत मिलेगा, इसके दक्षिण में जाएंगे तो पठार मिलेगा, दोनों ऊंचा है। इधर भी ऊंचाई है, इधर भी ऊंचाई है, बीच में ढाल है ऐसे। तो इधर से भी ढाल है और इधर से भी ढाल है। और इसी वजह से क्या है, जितनी नदियां, और इंडिया की ढाल ऐसे है, क्योंकि ये पश्चिम बंगाल अगर आप देखेंगे, अभी आप पढ़ेंगे, ये समुद्र तल से 50 मीटर ऊंचा है, जबकि पंजाब 300 मीटर ऊंचा है। तो इसलिए पूरी स्टीप स्लोप मिलता है पूरा इधर की तरफ। इसीलिए उत्तर भारत से निकलने वाली नदी सब ऐसे बहती है पूर्व की ओर, मध्य भारत से निकलने वाली नदी सब ऐसे बहती है, पहले उत्तर में जाती है फिर इधर बह जाती है। जितनी नदियां होंगी ये मध्य भारत से वो ऐसे निकलेंगी, इस तरह से निकलती है। और उत्तर भारत से निकलने वाली नदियां सब ऐसे निकलती, इस तरह से मिलेगी। ये मैदानी क्षेत्र हो जाता है। फिर ये पठारी क्षेत्र है, प्लेट्यू रीजन होता है। और फिर तटीय क्षेत्र और जो है आपके ये। तो अब इसको कैसे समझा जाए, डायग्राम में अगर आप देखें तो अपने आप आपको क्लियर हो जाएगा। ये ब्लू वाला रीजन जो दिखाई पड़ रहा है इंडिया का, ये क्या है, ये हिमालयन रेंज है, हिमालय का रीजन है पूरा, ये माउंटेनियस रीजन है। जो ग्रीन वाला पोर्शन है ये क्या है, नॉर्दर्न प्लेन्स इसको कहा जाता है। तो कुछ प्लेन एरिया यहाँ है, कुछ नॉर्थ ईस्ट के मिड पार्ट में भी यहां पर पाया जाता है। फिर बीच में अगर आप देखेंगे ये ब्राउन वाला पोर्शन जो है ये एक तरह से पठार हो जाता है, ये प्लेट्यू रीजन है जो कि आपके एक तरह से यहां पर पाया जाता है। तो ये पूरा प्लेट्यू रीजन है जो कि पाया जा रहा है। फिर ये जो रीजन है आप देख रहे हैं पूरा डेजर्टेड रीजन है, ये डेजर्ट का पूरा रीजन होता है। ये फिर हिली रीजन हो जाता है जो कि ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स का आपके पोर्शन होता है। और फिर ये वाला जो ग्रीन वाला पार्ट है ये क्या है, ये कोस्टल रीजन है, ये कोस्टल रीजन कहलाते हैं, इंडिया का कोस्टल रीजन हो जाएगा। और फिर जो है आपके इधर और इधर 2 द्वीपों का समूह है, इधर लक्षद्वीप पाया जाता है, इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह पाया जाता है। तो इस तरह से इंडिया में क्योंकि डिवीजन इस तरह से है तो इंडिया के डिवीजन को हम लोग इस तरह से बांटते हैं। तो पहला भाग इंडिया का जब पढ़ते हैं तो उसका नाम क्या होता है, हिमालय पर्वत श्रृंखला, हिमालयन माउंटेन रेंजेस। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला जब आप पढ़ेंगे तो क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, तो पहली चीज हिमालय के साथ साथ ट्रांस हिमालय भी पढ़ते हैं। ट्रांस हिमालय क्या होता है, हिमालय के उत्तर में कुछ और ऊंची चोटियां स्थित हैं, लेकिन वो हिमालय की चोटियां नहीं है, हिमालय के आसपास इर्द गिर्द पाई जाने वाली चोटियां हैं, तो उसे ट्रांस हिमालय कहते हैं। तो ट्रांस हिमालय भी पढ़ेंगे, हिमालय भी पढ़ेंगे। तो जब हम लोग ट्रांस हिमालय पढ़ेंगे तो ट्रांस हिमालय में हम देखेंगे कि हिमालय के उत्तर में ढेर सारी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, तिब्बत में भी हैं, कुछ तिब्बत में है, कुछ आपके एक तरह से भारत के उत्तरी भागों में है, कुछ जो है अफगानिस्तान पाकिस्तान के क्षेत्र में है,
तो ये सब रीजन जो आपके देखेंगे ये ट्रांस हिमालय का हो जाता है, जहां पे ढेर सारी पहाड़ियां और पर्वत होते हैं। तो ये हिमालय पर्वत श्रृंखला हो जाता है, जिसका ट्रांस हिमालय का पार्ट आपके ऊपर की तरफ होता है। अब देखिए इसको कैसे हम डिवाइड करेंगे या किस तरह से जो है आपके एक तरह से एक एक पोर्शन को पढ़ते हैं। तो पहले हम पढ़ने जा रहे हैं हिमालय पर्वत श्रृंखला। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला को मेनली 4 पार्ट में हम लोग बांट करके पढ़ते हैं। 4 मेजर पोर्शन होता है। वो 4 मेजर पोर्शन क्या है? पहला होता है ट्रांस हिमालय, फिर है महान हिमालय, फिर है मध्य हिमालय और फिर इसके बाद शिवालिक पहाड़ियां। स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है कि इंडिया के अगर मैप में देखेंगे आप तो महान हिमालय जो गया है ग्रेटर हिमालय, उसी के जस्ट नीचे मध्य हिमालय गया है, उसी के जस्ट नीचे शिवालिक पहाड़ी गई है और ये सब मिलकर के क्या बना रहे हैं? ये हिमालय पर्वत श्रृंखला बना रहे हैं। अब इसके उत्तर में कुछ पहाड़ियां हैं, कुछ पर्वत हैं जो कि आपके उत्तर में पाए जाते हैं, जो कि उत्तरी क्षेत्र में चारों तरफ आपके स्थित हैं। कुछ जो है इंडिया के उत्तर में पाए जाते हैं, तिब्बत में पाए जाते हैं, कुछ जो है आपके अफगानिस्तान पाकिस्तान में पाए जाते हैं। तो ये जो हिमालय के ये 3 श्रेणियां हैं, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक पहाड़ियां। तो महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक पहाड़ियां जो कि 3 श्रेणियां अभी हम लोग पढ़ेंगे। और इसके अलावा इसके उत्तर में जितना भी भाग हम लोग पढ़ते हैं ये सब किस में आ जाता है? ट्रांस हिमालय। तो पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं? पहले हम लोग ट्रांस हिमालय पढ़ते हैं, फिर इसके बाद महान हिमालय पढ़ेंगे, फिर मध्य हिमालय पढ़ेंगे, फिर शिवालिक पहाड़ियां। तो इस तरह से हम लोग देखें तो आपके एक तरह से इस तरह से डिवीजन हो जाता है हिमालय का। तो हिमालय को अगर आप देखें तो हिमालय एक ट्रांस हिमालय की अगर हम बात करें तो ट्रांस हिमालय एक ऐसा जो है रीजन है हिमालय के नॉर्दर्न पोर्शन में जहां पर अलग अलग पर्वत पाए जाते हैं। इसको अगर आप देखें डायग्राम में तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि अगर हिमालय की बात अगर हम करते हैं तो ये 3 श्रेणियों में बना हुआ हिमालय है, लेकिन इसके उत्तर में ढेर सारी जो है आपके पर्वत या पहाड़ जो है आपके पहाड़ियां पाई जाती हैं। ये जो है आपके ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। तो ट्रांस हिमालय में हम क्या देखेंगे? सबसे पहली चीज होती है ये है पमीर का पठार। ऐसे तो ये पूरा पठार जो है ये कंप्लीट पठार ये क्या कहलाता है? तिब्बत का पठार, टिबेटियन प्लेट्यू, तिब्बत इसको कहा जाता है। तो ये टिबेटियन प्लेट्यू है। लेकिन इस रीजन को अगर हम देखें तो ये जो पूरा पोर्शन है तो ये क्या है? तिब्बत के पठार का वो भाग जो सबसे ऊंचा है। तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है पमीर पठार। पमीर पठार जो है जो भारत के उत्तर में स्थित है, ये क्या है? ये सबसे ऊंचा जो है आपके एक तरह से रीजन हो जाता है जो कि पाया जाता है। और इतना ऊंचा है ये कि वर्ल्ड में सबसे ऊंचा आप इसको मान सकते हैं। ये पूरा पमीर पठार है, ये पूरा रीजन जो आपके होता है ये पूरा पमीर पठार होता है। अब ये जो पमीर पठार है इसको अगर आप देखेंगे ये पठार तिब्बत के पठार तो बड़ा ही है, लेकिन इससे बहुत ज्यादा ऊंचा ये भाग है। अब पमीर पठार में विशेषता अगर हम लोग देखें तो विशेषता क्या है क्या नहीं है? पहली चीज तो ये कि विश्व में इसका सबसे ऊंचा पठार है। विश्व का अगर सबसे बड़ा पठार कौन है? तिब्बत पठार, टिबेटियन प्लेट्यू। लेकिन विश्व का सबसे ऊंचा पठार अगर कहा जाएगा तो पमीर पठार। पमीर पठार जो है ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी वजह से पमीर पठार को एक विशेषकर नाम दिया गया। पमीर पठार को क्या कहते हैं? पमीर पठार को कहा जाता है रूफ ऑफ द वर्ल्ड, अर्थात विश्व की छत। तो विश्व की छत के नाम से इसको जाना जाता है। तो रूफ ऑफ द वर्ल्ड या विश्व की छत के नाम से हम लोग इसको जान रहे हैं। तो अब यहां पे अगर आप देखें तो ये मेनली आपके ये दिखाया गया आपके पठार का रीजन है। तो ये आपके सर्वाधिक ऊंचा है, विश्व में सबसे ऊंचा, जिसकी वजह से इसको क्या कहा गया? विश्व की छत, रूफ ऑफ द वर्ल्ड। ये रूफ ऑफ द वर्ल्ड है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जितने इंपॉर्टेंट जो है आपके एक तरह से माउंटेन सीरीज है भारत के उत्तर में, वो सब यहीं से निकल रहे हैं। इवन भारत के उत्तरतम भाग में यहां से जो निकलता है ये है काराकोरम, ये निकल करके आ रहा है। काराकोरम भी कहा जाता है इस पठार, क्योंकि ये पठार ये इस पठार से ही निकल रहा है। अफगानिस्तान की तरफ जाता है हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला,
फिर यहीं से कैलाश पर्वत श्रृंखला आती है तिब्बत की ओर। तिब्बत की ओर जो है कैलाश पर्वत श्रृंखला है जो कि आपके आती है। तो भारत में कौन सी आई? काराकोरम। अफगानिस्तान की तरफ कौन सी गई? हिंदुकुश। और तिब्बत के क्षेत्र में यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये कैलाश पर्वत श्रृंखला है। फिर यहीं पे होती है कुनलुन शान, फिर यहीं पर होती है नान शान। तो ये आपके जो है पर्वत हो जाते हैं जो कि यहां पे पाए जाते हैं। फिर इसके उत्तर में अगर आप देखेंगे तो यहां पे एक और पर्वत है बहुत इंपॉर्टेंट जो चीन में पाया जाता है, अल्टाई पर्वत। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर ऐसा लग रहा है कि सारी पर्वत श्रृंखलाएं आकर के मिल रही हैं, पर्वत श्रेणियां सब मिल रही हैं। तो माउंटेन सीरीज सब आकर के यहां पर मिल रही हैं और सारी पर्वत श्रेणी की ये गांठ बनाए हुए हैं, एक गांठ बनी हुई है और यहीं से सारी पर्वत श्रृंखला निकल रही है। तो यहीं से काराकोरम भी निकली है, यहीं से कैलाश पर्वत भी निकले हैं, यहीं से हिंदुकुश पर्वत भी निकला है, यहीं से कुनलुन शान पर्वत भी निकला है, यहीं से अल्टाई पर्वत भी निकला है। और ऐसा लग रहा है कि इन सभी पर्वतों को यहां पे बांध दिया गया है, एक गांठ बना दी गई है। तो गांठ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नॉट। तो गांठ को इंग्लिश में नॉट कहते हैं। तो क्योंकि ये पर्वतों की गांठ बनी हुई है और पर्वत यहां आकर के मिल रहे हैं, इसीलिए पमीर पठार को क्या कहा गया? पमीर पठार को पमीर नॉट के नाम से भी जाना जाता है। तो इसीलिए इसको पमीर नॉट कहा जा रहा है। तो पमीर नॉट इसको क्यों कहा जाता है? ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये क्या है, यहां पे आकर के सभी पर्वतों की गांठ ऐसी बन रही है। तो इसको पमीर पठार का दूसरा नाम हो गया। पहला नाम क्या था? पमीर पठार को विश्व सर्वाधिक ऊंचाई होने की वजह से इसको क्या कहा गया था? विश्व की छत, रूफ ऑफ द वर्ल्ड। तो ये रूफ ऑफ द वर्ल्ड था जो कि आपके पमीर पठार को कहा गया था। दूसरा नाम क्या मिल गया पमीर पठार को? पमीर गांठ। तो पमीर गांठ क्यों कहा गया? क्योंकि यहां पे पर्वतों की गांठ बन रही है। गांठ बनने का मतलब ऐसा प्रतीत होता है कि यहीं से पर्वत श्रेणियां निकली हैं, पर्वत श्रृंखला जो है, पर्वत श्रेणियां जो है यहीं से निकली हुई हैं। तो चारों तरफ क्योंकि पर्वत श्रेणी निकली है, जैसे अभी हमने डिफाइन किया, भारत की तरफ काराकोरम, फिर अफगानिस्तान की तरफ हिंदुकुश, फिर तिब्बत की तरफ कैलाश, तिब्बती की तरफ कुनलुन शान और फिर चीन की तरफ जो है आपके अल्टाई पर्वत। ये पूरा जो है आपके जो है चीन हम इसलिए बोल रहे हैं कि मेनली तिब्बत पहले अलग था, लेकिन अब क्योंकि चीन का ही हिस्से में आ गया है तो ये पूरा चीन ही होता है। तो ये उत्तर चीन की बात हम कर रहे हैं कि चीन के उत्तरी भागों में जा रही है अल्टाई पर्वत। और तो ये सभी पर्वत श्रेणियां आके यहां मिल रही हैं, इसीलिए इसको पमीर गांठ के नाम से जाना जाता है। तो पमीर का कितना नाम हो गया? दो नाम। पहला सर्वाधिक ऊंचाई, विश्व का सबसे ऊंचा पठार है ये, और विश्व का सबसे ऊंचे पठार होने की वजह से क्या है, इसे विश्व की छत, रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा गया। और दूसरा बात क्या कह दिया गया, इसे कहा गया पमीर गांठ, पमीर नॉट। क्यों? क्योंकि यहां से चारों तरफ पर्वत निकल रहे हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट नाम से जाना जाता है इसको। क्यों ऐसा? अगर हम एशिया की पूरी बात करें, एशिया का ये मध्यवर्ती भाग है, बीच का भाग है बिल्कुल, और ये जो पूरा पठार है अगर आप देखेंगे बीच में होने की वजह से इसको जो है आर्द्रता युक्त पवने, मॉइस्चर लेडन विंड कम मिल पाती हैं, क्योंकि समुद्र के तटीय क्षेत्र से शुरू होती हैं। जो आपके मॉनसून आता है वो समुद्र के ऊपर से आता है और समुद्र के ऊपर से आकर के क्या करता है, आपके नमी को लेते हुआ आता है, ह्यूमिडिटी लेकर के आता है और वही वर्षा कर गिराता है। और जितना ज्यादा तट से दूर होता चला जाएगा, वर्षा गिराता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, शुष्क होता जाएगा, ड्राई होता चला जाएगा। ये जो भाग है पमीर का, ये पमीर का भाग जो है ये मध्यवर्ती एशिया के भाग में आता है, पूरी एशिया के मध्य में आता है। तो एशिया के मध्य में आता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये शुष्क भाग है। तो शुष्क भाग होने से, ड्राई पार्ट होने से यहां पे वनस्पतियां बहुत कम पाई जाती हैं, वेजिटेशंस जो होते हैं यहां पर बहुत कम है। तो वनस्पतियों का अभाव है यहां पे, यहां पर वनस्पतियां बहुत कम पाई जा रही है, स्कैर्सिटी पाई जा रही है। अर्थात ये क्या है, और जहां पर वर्षा कम होती है, जहां पे 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा पाई जाती है, लेस देन 50 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, वहां पर क्या होता है, वहां पर
जो है आपके एक तरह से कहा जाता है कि वो क्षेत्र मरुस्थल कहलाते हैं, डेजर्ट। तो डेजर्ट या मरुस्थल किसको कहते हैं? डेजर्ट या मरुस्थल उस जगह को कहा जाता है जहां पर साल भर में 50 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है, और जिस भी जगह ऐसा होगा वो सब मरुस्थल होंगे। जबकि मरुस्थल या डेजर्ट का मतलब ये नहीं होता, रेगिस्तान का मतलब ये नहीं होता कि बालू हो, रेत हो, गर्मी हो तभी रेगिस्तान है। रेगिस्तान ठंडे भी होते हैं, बर्फ से ढके हुए, जैसे एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका चले जाइए, पूरे में बर्फ ही बर्फ है, क्या है? मरुस्थल है। भारत में चले जाइए, जम्मू कश्मीर के ऊपर का भाग जो लद्दाख है, लद्दाख पूरा बर्फ से ढका हुआ है, तो लद्दाख क्या है? बर्फ से ढका हुआ मरुस्थल, डेजर्ट। तो ठंडा डेजर्ट है। तो डेजर्ट दोनों होते हैं, गर्म भी होते हैं, ठंडे भी होते हैं। जो गर्म होते हैं वहां पे आपको बालू रेत मिलेगी, गर्मी मिलेगी, लेकिन ठंडे मरुस्थल जहां होते हैं वहां पर आपको बालू रेत नहीं मिलेगी, वहां पे बर्फ का क्षेत्र मिलेगा। तो मरुस्थल या डेजर्ट का मतलब क्या हुआ? मरुस्थल या डेजर्ट उसको उस रीजन को कहा जाता है जो ड्राई रीजन होते हैं, जहां पर लेस देन 50 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल होती है, वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है, हर उस जगह को हम लोग क्या कहते हैं? मरुस्थल, डेजर्ट। ये क्या है? यहां पे कम बारिश होती है, बहुत कम बारिश होती है, जिसकी वजह से इस पूरे क्षेत्र को क्या कहा जाता है? ये पूरा मरुस्थल है, डेजर्ट है। क्योंकि ये एशिया के बीचों बीच है, इसलिए इसको एशिया का हृदय कहते हैं। एशिया का हृदय, हार्ट ऑफ एशिया। और क्योंकि इस हृदय में, ये जो हृदय है एशिया का, ये क्या है? पूरी तरह से मरुस्थल है, डेजर्टेड है, इसलिए क्या कहा जाता है? इसलिए पमीर पठार को एक और विशेषकर नाम मिल गया। उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है एशिया का निष्प्राण हृदय, एशिया का मृत हृदय, डेड हार्ट ऑफ एशिया। तो डेड हार्ट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। तो अब यहां पर देखेंगे आप, हार्ट क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि एशिया के बीचों बीच है, मध्य में है। और मृत क्यों कहा जा रहा है, डेड क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि यहां पर मॉइस्चर बहुत कम है, वर्षा की मात्रा बहुत कम है, जिसकी वजह से वनस्पतियों का अभाव रहता है, वेजिटेशन ग्रो नहीं कर पाती हैं। यही सब रीजन की वजह से इसको मृत हृदय कहते हैं। तो पमीर को जो है आपके एक तरह से, पमीर पठार को एशिया का निष्प्राण हृदय या एशिया का जो है मृत हृदय या डेड हार्ट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। अब फिर देखिए, फिर से रिकॉल करें, पमीर को कितने नाम हो गए? पमीर के 3 नाम हो गए। पमीर का पहला नाम क्या था? सबसे ऊंचा पठार है विश्व का, तो इसलिए इसको क्या कहा जाएगा? विश्व की छत, रूफ ऑफ द वर्ल्ड। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इस पठार पर चारों ओर दिशाओं से पर्वत श्रेणियां आकर के मिल रही हैं, माउंटेन सीरीज आकर के मिल रही है। कहां कहां पर, कौन कौन से पर्वत? हमने आपको बताया कि भारत की ओर चला आ रहा है काराकोरम, अफगानिस्तान की ओर चला जा रहा है हिंदुकुश पर्वत, आपके कैलाश पर्वत तिब्बत की ओर, कुनलुन शान भी तिब्बत की ओर, और फिर जो है आपके चीन में अगर आप देखेंगे तो अल्टाई पर्वत। और यहीं पर नीचे भी आप पढ़ेंगे, इसी से जो है आपके एक तरह से ये जो पठार है, इस पठार से क्योंकि सारी पर्वत श्रेणी जाकर के मिल रही है, तो ऐसा लगता है कि ये पठार जो है ये सभी पर्वत श्रेणियों को यहां पर गांठ बना करके बांधे है। तो पर्वत श्रेणियों की गांठ है, ये नॉट है। तो इस गांठ की वजह से ये पूरा जो है आपके जगह पर जो है आपके बना हुआ है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो जितने भी आपके एक तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो पमीर के क्षेत्र से, तो इसमें से 3 मेन यही क्वेश्चन आपके बनते हैं। 3 ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके पाए जाते हैं। तो पहली चीज, सर्वाधिक ऊंचाई होने की वजह से पमीर को विश्व की छत, फिर इसको पमीर गांठ के नाम से जाना था, पमीर नॉट। फिर तीसरी चीज, इसको एशिया का निष्प्राण हृदय या एशिया का मृत हृदय या डेड हार्ट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। तो ये तो पमीर की बात हो गई। फिर अब ट्रांस हिमालय में अगर आप देखेंगे, हिंदुकुश पर्वत इधर जा रहा है अफगानिस्तान की तरफ, यहीं पर क्या है आप देखेंगे, ये है सुलेमान रेंज। सुलेमान रेंज कहां है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान ये है और यहीं पर बगल में ईरान है। तो पूछा जाता है कि सुलेमान पर्वत किन 2 देशों की सीमा पर है?
और ऑप्शन कुछ भी बना दिया जाता है। ऑप्शन होता है जैसे पाकिस्तान अफगानिस्तान, पाकिस्तान जो है आपके ईरान, पाकिस्तान भारत, इस तरह के ऑप्शन बना दिया जाता है। तो सुलेमान पर्वत क्या है? सुलेमान पर्वत भारत जो है आपके एक तरह से कहा जाए कि पाकिस्तान और ईरान सीमा पर लगभग जो है आपके पाए जाते हैं। तो ये सुलेमान पर्वत होते हैं जो कि इस जगह पर यहां पर स्थित होते हैं। तो यहाँ पे कुल्लुन शान है, फिर नान शान है, फिर ये पर्वत होते हैं जो कि यहां पर पाए जाते हैं। इसके अलावा भारत की ओर आ रहा है काराकोरम पर्वत। ये काराकोरम पर्वत है। काराकोरम के जस्ट नीचे ये है लद्दाख, लद्दाख पर्वत आ रहा है। और लद्दाख के जस्ट नीचे एक और पर्वत है जास्कर पर्वत। तो इसके मतलब महान हिमालय के उत्तर में भारत में यह लद्दाख का क्षेत्र जो वर्तमान समय ये पहले जम्मू कश्मीर का क्षेत्र था। अब क्या हुआ? जम्मू कश्मीर अलग हो गया, आपको पता है, और जो विभाजन हुआ है उसमें अगर आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर का ये हिस्सा जो आपके है ऊपर वाला, ये आपके बन गया है लद्दाख, और नीचे वाला हिस्सा जो है आपके जम्मू कश्मीर बन गया। तो जम्मू कश्मीर जो स्टेट था वो 2 यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट हो गया, 2 यूनियन टेरिटरी में बढ़ गया। ऊपर वाला हिस्सा लद्दाख और नीचे वाला पश्चिम का भाग जो है आपके होता है वो जम्मू कश्मीर जो है आपके यूनियन टेरिटरी हो गया। तो ये दोनों यूनियन टेरिटरी हो गए जो है आपके केंद्र शासित प्रदेश जिनको कहा जाता है, जो कि यहां पर स्थित होते हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि यहां पे जो लद्दाख वाला क्षेत्र है उसी में सबसे ऊपर काराकोरम पर्वत श्रृंखला होती है, फिर जो है यहीं पर होती है लद्दाख, और यहीं पर होती है आपके जास्कर। और आगे डीपली अगर आप देखेंगे तो ये आपके डायग्राम यहां पर दिया हुआ है। तो ये देखिए काराकोरम चला रहा है, काराकोरम के नीचे लद्दाख, लद्दाख के नीचे ये जो है आपके एक तरह से जास्कर पर्वत श्रृंखला। ये सारी पर्वत श्रृंखला इस तरह से आपको यहां पर मिलेगी। तो इसको यहां पर डीपली बताया गया है, बड़ा करके दिखाया गया है। ये है काराकोरम, ये है लद्दाख और ये है जास्कर। तो क्योंकि जो है आपके इसमें उत्तर से दक्षिण का क्रम सीरीज, ये आपके सिविल में पूछा गया प्रश्न था कि उत्तर से दक्षिण की तरफ क्रम से लगाइए, और इसके क्रम को ऊंचा नीचा कर दिया गया था, ऊपर नीचे कर दिया गया था। तो काराकोरम पहले है उत्तर से दक्षिण में आने में, फिर उसके नीचे है लद्दाख पर्वत श्रृंखला, फिर लद्दाख के नीचे है जास्कर पर्वत श्रृंखला। तो ये 3 पर्वत श्रृंखलाएं जो महान हिमालय के उत्तर में पाई जाती हैं। और इसी काराकोरम पर्वत श्रृंखला पे अगर आप देखेंगे तो यहां पर क्या है, यहां पर अब थोड़ा सा डिटेल अगर हम बाहर के लिए पढ़ें तो बाहर के लिए थोड़ा सा पढ़ें तो आसानी हो जाएगी। और उसके लिए फिर हम आ रहे हैं दूसरे वाले मैप पर, इस पर। अब जैसे ये है सुलेमान पर्वत श्रृंखला, ये आप देख रहे हैं, ये पाकिस्तान और जो है आपके ईरान के क्षेत्र में, या अफगानिस्तान भी लगता है जहां पर आपके अफगानिस्तान की सीमा भी होती है। तो पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान सीमा के पास जो है पूरा सुलेमान पर्वतों का विस्तार पाया जाता है। तो ये जो है आपके पाकिस्तान अफगानिस्तान, पाकिस्तान ईरान सीमा पर जो है आपके सुलेमान पर्वत स्थित होते हैं। इसके अलावा जो ये जो पर्वत हैं ये हैं आपके हिंदुकुश पर्वत जो अफगानिस्तान में पाए जाते हैं। और हिंदुकुश पर्वत पर यहां पर 2 चोटियां पाई जाती हैं। ये 2 चोटियां जो पाई जाती हैं इनको क्या कहा जाता है? एक को कहा जाता है सफेद कोह और एक को कहा जाता है सियाह कोह। सफेद कोह और सियाह कोह। सफेद मतलब क्या होता है? व्हाइट, और सियाह मतलब क्या होता है? ब्लैक। ठीक है। कोह मतलब क्या होता है? कोह पर्वत को कहा जाता है। तो अफगानिस्तान में अगर आपका है तो वहां पर पर्वतों को कोह कहते हैं। तो सफेद पर्वत, सफेद कोह मतलब क्या हुआ? व्हाइट माउंटेन्स। तो अभी जैसे आपके व्हाइट माउंटेन्स, सियाह को मतलब ब्लैक माउंटेन्स। तो जो ये नाम अभी आप पढ़ रहे हैं व्हाइट माउंटेन्स और ब्लैक माउंटेन्स, ये विश्व में बहुत जगह पे हैं। अभी इंडिया में ही आप 3 व्हाइट माउंटेन्स पढ़ लेंगे। इंडिया में ही अकेले 3 व्हाइट माउंटेन्स पढ़ लेंगे। उसके अलावा यूरोप में भी आपके व्हाइट माउंटेन्स हैं। उसके अलावा यूएसए में भी व्हाइट माउंटेन्स हैं। तो इसलिए व्हाइट माउंटेन्स जो है आपके एग्जिस्ट हर जगह कर रहा है। लेकिन यहां पे आपको समझना पड़ेगा व्हाइट माउंटेन
यहाँ पे अलग अलग स्थानीय भाषा में अलग अलग नाम दिया जाता है। तो अब जैसे अफगानिस्तान में क्या कहा जाता है, सफेद को, सफेद को, सफेद को क्या हुआ, व्हाइट माउंटेन्स। फिर कहा जाता है सियाह को, सियाह मतलब होता है काला, तो सियाह कोह के नाम से जाना जाता है। तो सफेद को और सियाह को पर्वत यहीं पर आपके पाए जाते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज काराकोरम पर्वत श्रृंखला जो है, ये काराकोरम पर्वत श्रृंखला पे ये है माउंट केटू। माउंट केटू जो है आपके एक तरह से पर्वत श्रृंखला है। तो अब यहां पर क्या है, ये पूरे क्षेत्र में सर्वे किया गया था। अब K1, K2, K3 अगर मान लीजिए आपके कई सीरीज बनाई गई, फिर L1, L2, L3, फिर M1, M2, M3, इस तरह से ढेर सारी, पर पूरी जो है आपके एक तरह से जगह जगह पर इनको नाम दे दिया जाता है और तब रिसर्च की जाती है। तो यहां पर जब रिसर्च की गई, देखा गया तो इस रीजन में जो सबसे ऊंची चोटी निकली वो K2 थी। तो ये जो आपके K2 होती है, ये क्या है, ये विश्व की सबसे ऊंची जो है आपके चोटी के रूप में जानी जाती है, सॉरी इंडिया की। तो ये जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी कब, जब हम भारत पाक अधिकृत कश्मीर का ये क्षेत्र है, K2 कहां पाया जाता है, ये पाक अधिकृत कश्मीर वाले क्षेत्र, क्योंकि ये पूरा रीजन जो है POK का है। तो पाक अधिकृत कश्मीर क्षेत्र में स्थित है K2, लेकिन क्योंकि भारत का ही भाग है इसलिए भारत की सबसे ऊंची चोटी कहलाएगी। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी जो 8,611 मीटर ऊंचाई पे पाई जाती है, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी के नाम से जानी जाती है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कहा जाए तो वो क्या है, माउंट K2। और इसका जो मापन कराया गया था 8,611 मीटर, किसने नापा था, तो ये गॉडविन ऑस्टिन सर्वेयर जनरल थे। तो सर्वेयर जनरल गॉडविन ऑस्टिन की अध्यक्षता में इसकी मापन किया गया था। इसी वजह से इसका चोटी का नाम उन्हीं पर रखा गया, गॉडविन ऑस्टिन। तो इसी को माउंट K2 या गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है। तो माउंट K2 या गॉडविन ऑस्टिन भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कहा जाए तो माउंट K2 अथवा गॉडविन ऑस्टिन। देखिए एक कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होती है, आधे से ज्यादा लोग कंचनजंगा मान करके चले आते हैं। कंचनजंगा जो है ये आपकी ऐसी चोटी है जो आपके, देखिए कंचनजंगा भी सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन कब है, थोड़ा सा क्वेश्चन बदलेगा, आंसर कंचनजंगा हो जाएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन बदलेगा, आंसर माउंट K2 हो जाएगा। कंचनजंगा पे आने दीजिए, हम डिफरेंस दोनों बताएंगे क्या है। कंचनजंगा अगर देखें आप तो 8,598 मीटर ऊंची है, 8,598 मीटर ऊंची, और जबकि जो आपके एक तरह से माउंट K2 है वो 8,611 मीटर ऊंची। इसके मतलब कि कंचनजंगा से 13 मीटर ज्यादा ऊंची है माउंट K2। इसलिए भारत की सबसे ऊंची चोटी अगर कहा जाएगा तो कंचनजंगा भी भारत में है, सिक्किम में, और जो है आपके माउंट K2 भी भारत में है, पाक अधिकृत कश्मीर वाले क्षेत्र में। तो इसलिए अगर यह कहा जाएगा सबसे ऊंची, भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो वो क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा माउंट K2 अथवा गॉडविन ऑस्टिन। तो माउंट K2 अथवा गॉडविन ऑस्टिन भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अब जो है माउंट K2 या गॉडविन ऑस्टिन के नाम से इनको जाना जाता है। उसी तरह से यहीं पर है माउंट कामेत, ये माउंट कामेत के नाम से जानी जाती है, जो कि चोटी यहीं पर पाई जाती है, आपके लद्दाख वाले बेल्ट में यहीं पर स्थित होती है, माउंट कामेत है। और इसी तरह से कुल्लुन शान, नान शान, ये सब जो है पर्वत होते हैं जो कि पाए जाते हैं। इसके उत्तर में फिर यहाँ पे अल्टाई पर्वत है, ये कैलाश पर्वत है जो इधर की तरफ दिख रहा है, ये हिंदुकुश पर्वत है। तो ये जो है आपके पर्वत अभी आपने पढ़े हैं, यहाँ पे ये सारे पर्वतों के बारे में आपको बताया गया है। तो ये जो है आपके प्रमुख पर्वत हो जाते हैं जो कि यहाँ पर पढ़ते हैं हम लोग। ये सारा पार्ट क्या है, ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है। ये सब किस में आता है, ट्रांस हिमालय में। तो अभी तक हम लोग ने ट्रांस हिमालय को कैसे पढ़ लिया, ट्रांस हिमालय में जो है आपके ये पढ़ लिया कि माउंट K2 जो है ये सबसे ऊंची चोटी जो काराकोरम पर स्थित है। काराकोरम ये पर्वत श्रृंखला यहाँ है। तो काराकोरम जो है आपके काराकोरम पर स्थित है, ये हिमालय पर स्थित नहीं है, हिमालय नीचे से शुरू हुआ है। तो ये काराकोरम है, फिर लद्दाख है, फिर जास्कर है, 3 चोटियां हैं। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, 3 चोटियों के बाद तब ये हिमालय पूरा ये जा रहा है।
तो ऊपर से 3 चोटियां हटा करके, 3 जो है आपके पर्वत श्रेणियां हटा करके तब जो है आपके हिमालय, महान हिमालय जो है आपके जाता है। महान हिमालय, फिर उसके नीचे मध्य हिमालय है, फिर उसके नीचे शिवालिक पहाड़ियां हैं। इस तरह से जो है आपके ये जा रहा है। तो ये तो बात हुई ट्रांस हिमालय की। अब हम आते हैं हिमालय। हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है हिमालय के 3 श्रेणियों से मिलकर के बनी है। 3 श्रेणियों से मिलकर के बनी, जिसको हम बृहद हिमालय, ग्रेट हिमालयस कहते हैं, या मध्य हिमालय, लघु हिमालय कहते हैं, या शिवालिक पहाड़ियां कहते हैं। अगर हिमालय को अगर हम देखें, आउटलाइन हम लोग करें, तो आउटलाइन से यह पता चलता है कि हिमालय को अगर हम देखें तो इसका एक्सटेंशन कहां से कहां तक है। इसका एक्सटेंशन जो है सिंधु नदी से लेकर के ये पूरा जो है आपके देहंग नदी तक है। आगे चल करके अभी आप पढ़ेंगे तो सिंधु नदी यहीं से जाती है, जो कि यहां से कटती है, इसको ये यहां से कट करके जाती है और यहीं से हिमालय शुरू है। तो ये सिंधु नदी जो है आपकी जाती है और यहीं से सिंधु जब एंटर करती है तो यहीं तक जो है इसका ये आपके एंटर करी, जब एंटर करी वहीं पे आपके एक तरह से ये कट जाती है। तो ये पूरा भाग धीरे धीरे उठ रहा है, लेकिन जो है आपकी यहां से सिंधु नदी और यहां से जो है आपके आ रही है ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी के आने से, तो ब्रह्मपुत्र नदी अभी आप पढ़ेंगे, ये जो है आपके ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है, ये इस तरह से आती है, ब्रह्मपुत्र आकर के यहां पर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ब्रह्मपुत्र यहां से हिमालय को यहां काट रही है और इधर सिंधु नदी काट रही है। इसके मतलब कि दोनों जो है आपके एक तरह से एज बना रही है। तो एक तरफ से आपके यहां से ये जो है ये है आपका सिंधु, और इधर से क्या है, इधर से जो है कट रहा है किससे, ब्रह्मपुत्र से। तो सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक 2400 किलोमीटर लंबाई है, 2400 किलोमीटर लेंथ है टोटल, 2400 किलोमीटर। तो 2400 किलोमीटर लंबाई होती है जो कि आपके इसकी पाई जाती है। इसकी चौड़ाई अगर आप देखेंगे तो ऑन एन एवरेज लगभग 400 किलोमीटर चौड़ाई में हिमालय पाया जाता है। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है, जो कि 3 श्रेणियों से मिलकर के बनी है, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक पहाड़ियां, तो ये कितनी, लगभग 400 किलोमीटर चौड़ाई में औसतन पाई जाती है एवरेज। जबकि पर्वत श्रेणियों की ज्यादा चौड़ाई नहीं है। जैसे महान हिमालय की जो चौड़ाई है वो क्या है, वो आपके है 80 किलोमीटर। यहां पे अगर हम मध्य हिमालय की बात करें, मध्य हिमालय की कितनी है, 25 किलोमीटर, और शिवालिक पहाड़ियों की चौड़ाई कितनी है, 10 किलोमीटर। तो 80, 25, 10 अगर आप टोटल कर लें तो आप कहेंगे 400 कैसे हो गया। तो 400 ऐसे नहीं हुआ, क्योंकि मध्य हिमालय और महान हिमालय के बीच में घाटी है, चौड़ाई है, और उसी तरह से, और इसमें कौन सी घाटी होती है ये अभी हम लोग इसी के आगे जस्ट पढ़ेंगे। और मध्य हिमालय और शिवालिक पहाड़ियों के बीच में भी घाटी है, इसीलिए जो एक चौड़ाई है वो 400 किलोमीटर तक पाई जा रही है। चौड़ाई पूरे हिमालय की 2400 किलोमीटर लंबाई में ये स्थित होता है। तो ये 2400 किलोमीटर लंबाई में लगभग जो है आपके पाया जाता है, 2400 किलोमीटर लंबा, और चौड़ाई अगर देखेंगे तो लगभग 400 किलोमीटर चौड़ाई में जो है आपके मध्य हिमालय, महान हिमालय और लघु हिमालय और शिवालिक पहाड़ियां, ये तीनों मिलकर के जो है 400 किलोमीटर चौड़ाई है, जो जिसमें आपके ये पाए जाते हैं। तो अब ये तो जो है आपके एक तरह से इनके बारे में हो गया। अब अगर हम ये कहें कि अब तीनों पार्ट को अगर हम अलग अलग पढ़ें, तो बृहद हिमालय जिसको हम लोग कहते हैं, ये बृहद हिमालय का एक्सटेंशन जो आप देखेंगे तो सिंधु गॉर्ज से इंडस गॉर्ज तक है। गॉर्ज क्या होता है, गॉर्ज जो है गॉर्ज होता है, एक होता है कैनियन, ये घाटियों के नाम है। गॉर्ज कब कहते हैं, कैनियन कब कहते हैं। तो ये जो गॉर्ज होता है या कैनियन होता है, ये क्या है कि जब पर्वत के बीच में से अगर कोई नदी जा रही है और ये नदी घाटी का निर्माण करे, पर्वतों के बीच में से नदी जा रही है
और ये घाटी का निर्माण करे जिसकी वजह से घाटी ऐसे बने। अगर ये घाटी वी घाटी बनती है तो इसे कहते हैं कैनियन, और अगर इसके बीच में यू घाटी बनती है इसके मतलब ज्यादा अपर्दन हो रहा है, ज्यादा तोड़फोड़ हो रही है दोनों घाटी के बीच में। तो अगर ज्यादा तोड़फोड़ होती है तो यू शेप वैली बनती है। और अगर तेज नदी का धार है लेकिन पानी ज्यादा नहीं है तो ऐसी कंडीशन में वो गहराई ज्यादा करती जाती है, गहराई ज्यादा करती जाएगी, चौड़ाई कम होगी, तो ये वी शेप बनाती है घाटी। तो एक वी शेप घाटी होती है, एक यू शेप घाटी होती है। जो वी शेप घाटी होती है उन्हीं को कहा जाता है कैनियंस, और यू शेप घाटियों को क्या कहा जाता है? गॉर्ज। दोनों ही गॉर्ज बनाती हैं। दोनों की नदियां में पानी बहुत ज्यादा है, इधर सिंधु नदी में पानी बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से जो घाटी काटती है अपने बहाव से वो बहुत गहरी यू शेप की जो है आपके एक तरह से घाटी काटती है। और ब्रह्मपुत्र के साथ भी यही है कि ब्रह्मपुत्र भी यू शेप की घाटी काटती है। इसीलिए जो इंडस जो है घाटी है, जिसको इंडस घाटी कहते हैं, हिंदी में तो घाटी कह रहे हैं लेकिन इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंडस गॉर्ज। इसी तरह से यहां पर ब्रह्मपुत्र घाटी है तो ब्रह्मपुत्र घाटी को ब्रह्मपुत्र घाटी नहीं कह रहे हैं, वैली नहीं कह रहे हैं। यहां पे वैली का सेंस नहीं आएगा। जो नदियों के द्वारा बनने वाली घाटी होती है उसको कैनियन या फिर जो है आप जो है गॉर्ज कहते हैं। तो यहां पर भी क्या कहा जा रहा है? ब्रह्मपुत्र गॉर्ज। तो अगर ये कहा जाए कि कौन सीमा बनाता है महान हिमालय की, तो एक ओर क्या है? इंडस गॉर्ज, एक ओर क्या है? ब्रह्मपुत्र गॉर्ज। तो दोनों तरफ से बन रहा है। तो और जितना पर्वत उठता है उतना कट जाता है नदी की वजह से, क्योंकि ये सब पर्वत उठ रहे हैं। नवीन वलित पर्वत है, न्यू फोल्डेड माउंटेन्स, स्टार्टिंग में आपने पढ़ा था। तो ये पर्वतीय क्षेत्र उठ रहे हैं, लेकिन क्योंकि नदी बह रही है तो जितना उठता है नदी काट देती है उसको। तो नदी उसका अपर्दन कर रही है, इरोजन कर रही है। तो इस अपर्दन की वजह से, इरोजन की वजह से तो जितना भाग यहां पर उठता है उतना नदी काट देती है। तो इसलिए नदी क्या है? इसने सीमा बना दी है। तो अब दोनों तरफ से अगर देखें, इधर भी नदी, इधर भी नदी, दोनों के बीच में ये महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक पहाड़ियां जा रही हैं। तो हिमालय का विस्तार अगर कहा जाएगा महान हिमालय का विस्तार, तो महान हिमालय का विस्तार कहां से कहां तक है? इंडस गॉर्ज से ब्रह्मपुत्र गॉर्ज के बीच में 2400 किलोमीटर लंबाई में। जो चौड़ाई है महान हिमालय की वो क्या है? महान हिमालय की जो चौड़ाई है, ग्रेटर हिमालयाज जिनको कहा जाता है, उनकी चौड़ाई अगर हम लोग देखें तो लगभग औसतन 80 किलोमीटर है। जबकि पूरी हिमालय पर्वत श्रृंखला की कितनी है? 400 किलोमीटर। लेकिन महान हिमालय की जो चौड़ाई पाई जाती है वो है 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर आपके जो है आपकी एवरेज मोटाई है, विड्थ है इसकी। और हाइट अगर हम कहें तो हाइट ऑन एन एवरेज 6000 मीटर है। तो 6000 मीटर, 6 किलोमीटर आप हाइट कह सकते हैं। ऑन एन एवरेज 6 किलोमीटर हाइट है। अब 6 किलोमीटर हाइट के मतलब ये नहीं कि सारी चोटियां या सारे पर्वत 6 ही किलोमीटर होंगे। कुछ है 8 किलोमीटर भी, कुछ है 7 किलोमीटर, कुछ है 6 किलोमीटर, कुछ है 5 किलोमीटर, कुछ है 4 किलोमीटर। लेकिन एवरेज जब निकालेंगे तो कितना निकलेगा? 6000 मीटर। और विश्व की 14 सर्वोच्च चोटियों में 13 सर्वोच्च चोटियां सिर्फ महान हिमालय पर स्थित है। विश्व की, वर्ल्ड की 14 अगर हम टॉप मोस्ट चोटियों को निकालें तो 14 टॉप मोस्ट चोटियों में से 13 टॉप मोस्ट चोटियां सिर्फ महान हिमालय पर स्थित है। विश्व की, सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहे हैं या हिमालय की बात नहीं कर रहे हैं, विश्व की अगर आप जो है पीक को आप लिस्ट करें कि पीक हाइट के हिसाब से नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, तो आप देखेंगे कि 14 में से 13 चोटियां इसी महान हिमालय पर स्थित होती हैं। तो अब ये चोटियां कौन सी हैं या क्या होती हैं या इनमें कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें पाई जाती हैं या कौन कौन सी चोटी की क्या विशेषता है, इसको थोड़ा सा हमें डीपली जानने की जरूरत है। तो महान हिमालय के बारे में हम लोग थोड़ा सा डीप स्टडी करते हैं, तब हमें यह पता चलता है कि हाँ एक्चुअल में क्या है। तो इसको हमें जा रहे हैं हम लोग थोड़ा सा और डीपली स्टडी करने के लिए।